Hello friends, welcome once again to my channel Smitha Classes. As you know that we are dealing with the science book of standard 8, Future Kids Science, and we have already done many of the chapters. Today we will be doing the 11th chapter. The name of the chapter is Reproduction in Plants. So now we will not read the chapter anymore. We will directly deal with the chapter. ठीक है, तो एक ऐसा फीचर जो कि प्लांट को जो है लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से बिल्कुल अलग करता है। ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं कि सांस ले सकते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग सांस नहीं ले सकते हैं, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते हैं, ईट करते हैं, ग्रो करते हैं। एक और फीचर है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ही नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सारे ही लिविंग थिंग्स इवेंचुअली मर जाते हैं, डाई करते हैं, है ना, एक समय बाद एज होने के बाद वो मर जाते हैं, पर फिर भी पॉपुलेशन पूरा खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा न्यू न्यू रिप्रोडक्शन हो रहा है, न्यू न्यू इंडिविजुअल्स का जन्म भी हो रहा है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने ही जैसे और नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते जाते हैं। तो ये जो नया इंडिविजुअल अपने ही काइंड का, सेम काइंड का जो पेरेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड बाय द पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। एक पर्टिकुलर स्पीशीज का, एक पर्टिकुलर प्रजाति के पेरेंट्स जो है जब अपने तरह के ही नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना तरीका होता है रिप्रोड्यूस करने का। दो मेन तरीका है रिप्रोडक्शन का, नए बच्चों को जन्म देने का दो मेन तरीका है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स है वो लोग सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, पर कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ कुछ जो है दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली में अंतर क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? The method of reproduction that does not involve the fusion of male and female cells is known as asexual reproduction. The new plants obtained are identical to the parent plant. अब क्या है, ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें फीमेल प्लांट के सेल का जरूरत नहीं है और मेल प्लांट के सेल का जरूरत नहीं है कि दोनों को इंसेक्ट्स लाके एक जगह फ्यूज कराए और नया प्लांट उगे, है ना, ऐसे जरूरत नहीं है। फ्यूजन का जरूरत ही नहीं है, मेल प्लांट सेल का और फीमेल प्लांट सेल का फ्यूजन का जरूरत नहीं है। या सिर्फ प्लांट क्यों, दूसरे ऑर्गेनिज्म में बोलेंगे जहाँ मेल सेल और फीमेल सेल का फ्यूजन का, उसको एक साथ मिलने का जरूरत नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में भी ऐसा होता है। जो नए प्लांट होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम देखने में होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, अब जो न्यू प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं उसमें कुछ भी सीड्स नहीं होता है या स्पोर्स नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी उसका छोटा छोटा सीड्स जो उड़ता रहता है वैसा भी नहीं होता है, सीड्स भी नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से किया जा सकता है, जो कि प्लांट से प्लांट में डिफर करेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या तरीका है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, चार तरीके से हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, नोड इज अ पॉइंट ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट वेयर अ लीफ इज अटैच्ड। देखिए, प्लांट की जो टहनी होती है उसमें उसके जगह पे पत्ते जुड़े रहते हैं, तो जिस जगह पे पत्ते जुड़े हैं स्टेम से, टहनी से, उस पॉइंट में जो एक मोटा डंडा रहेगा वहां पे नोड कहते हैं उस चीज को। ठीक है, अब ये जो हम लोग पहले पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला तरीका वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक नया पौधा जन्म लेता है। किससे जन्म लेता है? लीफ से जन्म ले सकता है, पत्ते से, टहनी से, लीफ, स्टेम, बर्ड या रूट से जन्म ले सकता है। उसके पत्ते से, उसके टहनी से, उसके जड़ों से या उसके कलियों से नया पौधा जन्म ले सकता है। यानी एक सिंगल पेरेंट, आइदर मेल फ्लावर, मेल प्लांट सेल से भी वो जन्म ले सकता है कि फीमेल प्लांट सेल से भी जन्म ले सकता है। तो ये सारे पार्ट्स हैं प्लांट के, लीफ, स्टेम, बर्ड और रूट्स, जिससे वो नया प्लांट जन्म ले रहा है, तो उनको वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट कहेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं
आप में से बहुत लोग को नहीं पता होगा कि जो पोटैटो और स्टेम होता है वो पोटैटो और जिंजर जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। हाँ, लोग नहीं जान पाते, पर पोटैटो और जिंजर अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ठीक है, और उससे नए प्लांट्स जन्म लेते हैं। ठीक है, उसी स्टेम से। अ, आपने देखा होगा ना, पोटैटो को जो है हम लोग एक फ्रेश पोटैटो को काटेंगे। ठीक है, दो पार्ट में इस तरीके से काटेंगे। पोटैटो के ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट होता है ना, जो कि उसका आई ऑफ द पोटैटो होता है, उसकी आंखें होती है, तो उसको काट देंगे तो दोनों तरफ उसका आई पार्ट रहे। आप ऐसे भी घर में कुछ दिन पोटैटो ह्यूमिडिटी के सीजन में रख देंगे तो वो धीरे धीरे उसका एक पोर्शन डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो वही आई डेवलप होने लगता है। तो आप पोटैटो को दो तरीके से काटे जिसमें कि उसका आई निकला हुआ हो। फिर जो है उनको जो है आप जमीन के नीचे दबा दें, वो दोनों पार्ट ऑफ पोटैटोज को, और पानी थोड़ा सा डालें, मॉइस्ट रखें सॉइल को। एक वीक के बाद आप मिट्टी को हटाएंगे और देखेंगे तो पोटैटो में जो है जहाँ आई है वहां से छोटा छोटा स्प्राउट निकलना, अंकुर निकलने लगे, धीरे धीरे वहीं से पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। न्यू रूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे, न्यू पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे वहीं से, आई ऑफ द बेबी प्लांट से। ठीक है, तो इससे जो है नया प्लांट निकलता है। तो इनफैक्ट हम लोग इसको आई बोल रहे हैं पोटैटो का, पर वो पोटैटो का क्या है, एक बर्ड है, एक कली है। ठीक है, तो जब पोटैटो स्प्राउट करेगा, जब पोटैटो में अंकुर आएंगे, रूट्स और लीव्स निकलने लगेंगे, तो यही उनकी जो कलियां हैं वहीं से वह निकलना शुरू करेंगे। पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, इसलिए उसको ट्यूबर भी कहते हैं। ठीक है, और इस तरह का रिप्रोडक्शन जो है, जो कि एक स्टेम के थ्रू हो रहा है, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम कहेंगे। ठीक है, पोटैटो एक ट्यूबर है, अंडरग्राउंड स्टेम है, उसके आई के थ्रू नया प्लांट उग रहा है, तो इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम कहेंगे। इसी तरह जिंजर जो है वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है। टर्मरिक जो है वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, वो भी उसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं जब उनको सही कंडीशन मिले, उनके अनुकूल क्लाइमेट मिले, मॉइस्चर मिले, तब वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब vegetative reproduction through bulb is seen in case of onion and gladiolus. A bulb is a very short stem which is swollen because of the food stored in it. In a particular season, the bulbs are put in soil where they multiply and form new bulbs. ठीक है, अब जो है, अब प्याज को अगर आप देखेंगे कि प्याज को अगर हम लोग को वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना है, तो प्याज हो या ग्लैडियोलस जो पौधा है, फूल का पौधा है, उसमें जो है आप देखेंगे प्याज के ऊपर टाइप में मोटा सा एक निकला हुआ रहता है। ठीक है, एक छोटा सा, इतना छोटा सा पार्ट होता है प्याज के ऊपर साइड में, एक साइड तो उसके सर रहता है और दूसरी साइड में इतना छोटा सा पार्ट उसका निकला हुआ रहता है, वो बहुत फुला हुआ रहता है, सोलन रहता है, जिसको कि बल्ब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फूड स्टोर रहता है। ठीक है, तो मतलब प्याज का अपना खाना वहां पे स्टोर रहता है। तो पर्टिकुलर सीजन में जब उसका क्लाइमेट सही हो, उस समय वही बल्ब को अगर हम लोग मिट्टी में लगा देंगे तो वहां से न्यू बल्ब्स निकलेंगे, न्यू प्याज के पौधे निकलेंगे, पत्ते उसके बाहर आ जाएंगे और जमीन के नीचे प्याज रहेगा। ठीक है, ऑनियंस रहेंगे। ग्लैडियोलस भी ऐसे ही लगाया जाता है। तो ये है थ्रू बल्ब्स हुआ। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। ठीक है, पत्तों से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ब्रायोफाइलम एक पौधा होता है, तो आप देखेंगे उसके ऐसे गोल गोल जैसे पत्ते होते हैं, मोटे मोटे पत्ते होते हैं, और पत्तों के ऊपर ही छोटे छोटे ऐसे निकले हुए रहते हैं, जिनको कि बर्ड्स बोलते हैं, कलियां कहते हैं। पत्तों का जो बॉर्डर रहेगा, मार्जिन रहेगा, उसी मार्जिन पे ऐसे निकले निकले रहते हैं। ये बहुत कॉमन प्लांट है, आपने कई बार देखा होगा। आपको लगेगा कि उसके पत्तों के मार्जिन पे फूल उगे हुए हैं। हाँ, ऐसा लगता है। ठीक है, तो उसका हर एक कली जो है उसमें से नए नए पौधे निकलते हैं, और जो नए पौधे निकलते हैं उनमें लीव्स भी होता है, रूट्स भी होता है। ठीक है, कुछ समय बाद वो अपने आप डिटैच होकर मदर प्लांट से अलग हो जाते हैं। वो जो नए पौधे निकलते हैं जमीन में गिर जाते हैं, और मिट्टी में वो नया ब्रायोफाइलम प्लांट हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, उसे तोड़ के भी लगा देते हैं मिट्टी में, तो उससे नया ब्रायोफाइलम प्लांट हो जाएगा। एक और ऐसी ही प्लांट है बेगुनिया जो है, वो भी इसी तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स से ही होता है। अब नेक्स्ट एक देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव बर्ड्स। ठीक है, देखिए जहां पे लीव्स जो है स्टेम से अटैच होता है, जिस जगह पे हाँ नोड पॉइंट जो बोलते हैं, जहाँ पे कि
स्टेम से लीव अटैच होता है, तो वहां पे एक वीश टाइप का शेप का वो जगह बना रहता है कि एक मेन स्टेम है, उसके साइड में एक साइड स्टेम है, साइड स्टेम में वहां से पत्ता अटैच हो रहा है, तो वहां पे एक वी टाइप का शेप बना रहता है जिसको एक्सिल कहते हैं। ठीक है, कि मेन स्टेम और साइड स्टेम के बीच में वी टाइप का शेप रहेगा, उसको एक्सिल कहते हैं। ठीक है, और वो जो साइड स्टेम होता है उसमें देखेंगे छोटा सा शॉर्ट स्टेम होता है जिसको कि ऊपर बहुत सारे पत्ते उगे रहते हैं, उसके ऊपर ऊपर जाके लंबा वो साइड स्टेम और लंबा हो जाता है, ऊपर बहुत पत्ते उगे रहते हैं पर वो साइड में एक छोटा सा वो स्टेम उगा रहता है। आपके बुक में आप फोटोग्राफ में देख सकेंगे, उसको एक्सिल कहते हैं, वहां से भी नया प्लांट डेवलप होता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, जड़ों से भी नए प्लांट डेवलप होते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो, शकरकंद का पौधा। स्वीट पोटैटो एक्चुअली शकरकंद नहीं है, शकरकंद जो है, स्वीट पोटैटो मीठा आलू होता है, पूरा पूरा आलू के ही शेप का रहता है, जो कि मीठा टेस्ट में होता है, चीनी आलू जिसे बोलते हैं। तो स्वीट पोटैटो एक होता है, एक डालिया के पौधे होते हैं, इमली का होता है, टैमरिंड और एस्पैरागस। ठीक है, उनका जो है, उनकी जो जड़ें होती है वो बहुत ही फ्लैशी होती है और मोटे मोटे जड़ें होती हैं, लार्ज सोलन फ्लैशी रूट्स होता है इनका, बहुत मोटी मोटी इनकी जड़ें होती हैं। और उन जड़ों के भीतर ही खाना रहता है, तो हर एक जड़ जो है उसका वो एक कली के जैसा है, एक बर्ड के जैसा, जिससे कि नए प्लांट निकलेंगे। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो, डालिया, टैमरिंड, एस्पेरेगस, उनकी जड़ों से ही नए नए पौधे निकलते हैं। इसी तरह जो कैक्टस प्लांट है, ठीक है, उसमें से भी नए प्लांट्स निकलते हैं जब उनका कुछ पार्ट बॉडी का डिटैच होगा। मेनली तो कैक्टस में पत्ते होते हैं जो स्पाइन में चेंज हो रहते हैं, हुए रहते हैं, तो स्पाइन अगर उनसे गिर के नीचे मिट्टी में चल जाए तो वहां से नया प्लांट निकलता है। यानी कि कैक्टस प्लांट से कोई भी उसका पार्ट डिटैच होकर ग्राउंड में चल जाएगा तो उससे न्यू प्लांट निकलेंगे। अब है कि आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, किस तरीके से हम खुद से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा सकते हैं, उसके भी मेथड्स हैं। ठीक है, पहले है लेयरिंग मेथड। लेयरिंग में क्या होता है कि जो है, लोअर ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज बेंट डाउन एंड कवर्ड अंडर अ थिन लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल बाय पुशिंग द टिप इनटू द soft ground. After some time, roots develop and the branch forms a new plant. This is known as layering. These plantlets can be separated out and can be grown as a separate plant. Such a method of reproduction is followed for bougainvillea, jasmine, rose, etc. क्या होता है कि प्लांट उग रहा है, उसके नीचे का जो स्टेम होता है, नीचे का जो लोअर ब्रांच जो होता है, नीचे की जो उसकी टहनी होती है, बिल्कुल नीचे की, उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिट्टी में दबा देते हैं। ठीक है, कुछ पोर्शन उसका ऊपर रहेगा और उसका मिडिल पोर्शन हल्का सा मिट्टी के नीचे दबा रहेगा। वो मिट्टी थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, हल्का पानी इसमें डाला रहना चाहिए। फिर क्या होता है कि वो जो उसका एक पोर्शन तो प्लांट से अटैच है, एक पोर्शन ऊपर है और बीच वाला पोर्शन मिट्टी में दबा हुआ है, यू शेप टाइप का। तो जो बीच वाला पोर्शन मिट्टी में दबा रहेगा उसमें से धीरे धीरे रूट्स डेवलप होगा और नया प्लांट भी डेवलप होने लगेगा वहां से। ठीक है, कुछ समय बाद जो है हम लोग ये साइड का जिस पोर्शन जो है, प्लांटलेट जो है जिसमें कि रूट्स डेवलप है, उसको काट के हम लोग क्या करेंगे, दूसरी जगह लगा देंगे क्योंकि उसमें रूट्स आ चुका है, तो उससे फिर नए पौधे निकलेंगे। इसको लेयरिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि ये बोगनविलिया एक पौधा होता है, जैस्मिन होता है, ठीक है, और रोज का पौधा होता है, वो सब में यही इसको यूज करते हैं, लेयरिंग को यूज करते हैं। अब एक आता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्या करेंगे कि a small branch of a plant is tied with the cut stem of a rooted plant of the same type. This joint is covered by a layer of waxed clay. After a few days, the two become united and develop into a new plant. The rooted plant with the root system under the soil is called a stalk. The stem cutting of another desired plant is known as scion. The stem cells of the scion and the stalk connect with each other rapidly as if they belong to the same plant. This is facilitated by the stalk that supplies the desired nutrients to the scion. This method is used to grow mango, lemon, rose plants, etc. It is very useful method for plants which are difficult to grow from seeds and cuttings and also give desired varieties. ये जो ग्राफ्टिंग है ये बड़ा ही अनोखा तरीका है। ठीक है, ठीक है, प्लांट का जो है एक स्टेम को काट दिया जाता है। ठीक है, प्लांट का एक स्टेम को काट दिया जाता है और
उसको फिर जो है एक दूसरा प्लांट जो पहले से लगा हुआ है, उस स्टेम को हम लोग कहीं से भी ले आए। मान लीजिए हम 2 कलर का मिक्स्ड रोज उगाना चाहते हैं, तो हम एक तरह का कलर के रोज को लाएंगे, उसके स्टेम को लाएंगे, उसको एक दूसरे तरह के कलर के रोज का स्टेम को भी ऊपर से काट देंगे और वहां उसको बांध देंगे। बांधेंगे कैसे? या तो क्ले लगा देंगे, मिट्टी से उसको लगा देंगे, या वैक्स लगा के उसको पूरा उसके साथ चिपका के रख देंगे। ठीक है। तो जो नीचे का रूटेड प्लांट है, जो पहले से जमीन में लगा हुआ है प्लांट, उसको स्टॉक कहते हैं। और जिसको ऊपर से हम लोगों ने और एक स्टेम को जोड़ा है, उसे स्कायन कहते हैं। ठीक है। वो स्टॉक वो स्कायन को खाना वगैरह देता रहेगा, न्यूट्रिएंट देता रहेगा। ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है स्कायन का जो स्टेम का सेल सब है वो स्टॉक के सेल के साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही प्लांट के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, और इस तरह आपको एक नया रोज पौधा मिलेगा जो कि एक नए कलर का होगा। ठीक है। तो इससे क्या करते हैं कि कई बार होता है कि लोग मैंगो का सीड लाए, उसको लगाए, उससे पौधा नहीं निकलता है, लोगों को दिक्कत होती है। ये लोग चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पे और एक पौधा लगा सके, मैंगो का नहीं लगा पाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि इसी तरीके से मैंगो का स्टेम को कहीं से लेके आएंगे, और पहले से जो एक मैंगो पौधा लगा हुआ है उसी में उसको लगा के सील कर देंगे, और फिर उससे नया मैंगो पौधा होगा। आप चाहें तो फिर उसको जो है वहां से जहाँ जो नया मैंगो पौधा, जैसे मान लीजिए आपने पहले से एक मैंगो पौधा लगाया हुआ है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, थोड़ा रुक गया है, तो उसी टाइप का ये दूसरे वेराइटी का दूसरा स्टेम लाके वहां पे वो पुराने स्टेम के साथ उसको जोड़ देंगे कैंडल या वैक्स से, फिर वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये ज्यादातर मैंगो, लेमन, रोज प्लांट, ये सब में ये ग्राफ्टिंग मेथड को ये यूज किया जाता है। ठीक है। ऐसे प्लांट इनको बहुत मुश्किल होता है सीड्स या कटिंग से उगाने के लिए। यहाँ हम लोग अलग अलग तरह के वेराइटी का, क्योंकि मैंगो का ये बहुत ग्राफ्टिंग किया जाता है ताकि तरह तरह के वेराइटी ऑफ मैंगोज डेवलप हो सके, तो ग्राफ्टिंग तरीके से किया जाता है। और एक तरीका क्या है, कटिंग तरीका है। ठीक है। कटिंग एक बहुत ही कॉमन मेथड है रोज प्लांट, शुगर केन वगैरह उगाने के लिए। ठीक है। एक स्टेम, एक टुकड़ा रोज का ले आए और थोड़ा मोटा स्टेम लाए और उसको मॉइस्ट मिट्टी में डाल दिए, है ना, भींगी हुई मिट्टी में उसको डाल दिए। कुछ दिन के बाद उसी स्टेम से नया रूट्स वगैरह निकलेगा और नया प्लांट निकल जाएगा। मतलब डायरेक्ट एक स्टेम से, ये चाइना रोज जो प्लांट होता है, सिंपल रोज होता है, कि आपका शुगर केन होता है, वो सब ऐसे ही स्टेम कटिंग से ही उग जाएंगे। उनका एक स्टेम लाके मिट्टी में लगा दो, धीरे धीरे वो हो जाएंगे। ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, ये सब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके देख रहे थे, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, जो कि आर्टिफिशियल मेथड था, नेचुरल था बाय लीव्स, बाय बर्ड्स, बाय रूट्स। ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है? कुछ कुछ ऐसे प्लांट है जैसे कि बनाना है, जो कि बिल्कुल भी सीड से नहीं उग पाते हैं। ठीक है। और वो सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ही उगते हैं। बनाना में क्या होता है, बनाना के प्लांट के साइड साइड से नए स्टेम निकले रहते हैं, उसी को लोग काट के, या उसके साइड साइड में नए पौधे लगते हैं, निकले हुए लगते हैं, लोग उसी को ढाके लगा देते हैं। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो है कम समय में नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं और नया फ्लावर और फ्रूट्स बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसा उसमें आपको सीड्स को जर्मिनेट करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ अगर पौधा लगाना है, हम लोग सीड को भिगो के रखते हैं रात भर, 2-3 दिन उसको फिर सूखे में थोड़ा रखते हैं, तो उसमें पौधा निकलने लगता है, फिर हम लोग जाके उसको लगाते हैं, जर्मिनेट करके लगाते हैं। पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको जर्मिनेशन का जरूरत नहीं है, बहुत तेजी से प्लांट ग्रो करेंगे कम समय में, और बहुत जल्दी उसमें लीव्स और फ्रूट्स आएंगे। ठीक है। कुछ कुछ केसेस में सीड्स जो प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट में, वो वायबल नहीं होता, फिट नहीं होता है, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो सीड हेल्दी नहीं होता है कि उससे नया प्लांट ग्रो हो सके। ठीक है। तो वहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका यूज करते हैं। और जो नए प्लांट उगते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट के तरह ही होते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग को चाहिए कि नहीं, हम लोग को बिल्कुल पेरेंट प्लांट के जैसा ही पौधा चाहिए, नेक्स्ट बिल्कुल सेम सेम ही चाहिए। ठीक है। सिमिलर क्वालिटीज वाला चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अरे एक आम का पौधा तो बहुत अच्छा टेस्टी आम हो रहा है, हम इसी आम के पौधे को दूसरी जगह लगाएंगे, पर सीड से नहीं उग पा रहा है, तो हम लोग ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से नया पौधा उगा के दूसरी जगह लगा सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का?
इससे क्या होता है कि प्लांट का एग्जैक्ट कॉपी हम लोग को मिल जाता है। तो अगर पुराने वाले प्लांट में कुछ अनडिजायरेबल क्वालिटीज है, कुछ ऐसी खामियां हैं कि जो हमें पसंद नहीं आ रहा था, कि उसका सीड बहुत बड़ा होता है, मान लो हमको छोटा सीड चाहिए, हमको पल्प पार्ट ज्यादा चाहिए, है ना, खाने वाला पार्ट ज्यादा चाहिए, और उसका सीड बहुत बड़ा है, और हम सेम को अगर लगा दे रहे हैं दोबारा से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो क्या होगा, हमको सेम प्लांट मिलेगा जिसमें वैसे ही बड़ा सीड होगा। तो जो अनडिजायरेबल क्वालिटीज होता है उस प्लांट का, पुराने प्लांट का, वो भी पास हो जाता है नए प्लांट में। ठीक है। अब पुराने प्लांट, देखिए इसमें ऑल प्लांट्स आर वल्नरेबल टू द सेम डिजीज, यानी पुराने प्लांट में जिस तरह की बीमारियां हो रही होती है, वही उसका आइडेंटिकल न्यू प्लांट में भी वही बीमारियां होंगी। जर्म्स जो है पुराने प्लांट से उनके ऑफस्प्रिंग में भी पास हो सकते हैं। अगर हम लेयरिंग ग्राफ्टिंग करेंगे तो पुराने प्लांट में जो कीटाणु है उसके नए प्लांट में भी पास हो सकेंगे। तो ये हम लोगों ने पहला तरीका पढ़ लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। नेक्स्ट क्लास से हमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट जब इसका करेंगे तो हम लोग इसका बडिंग तरीका पढ़ेंगे, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जाएंगे। तो और दो तीन वीडियो में हमको लगता है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए, और जहाँ कुछ एडवाइस देना चाहे तो आप कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को भी वीडियो दिखाइए और फायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।